गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन आरोह पुस्तक के पद्य भाग को पढ़ेंगे और पद्य भाग में पढ़ेंगे भवानी प्रसाद मिश्र को। किनको पढ़ेंगे? भवानी प्रसाद मिश्र को। पद्य भाग लेसन 5 भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होता है सन 1913 में और इनकी मृत्यु होती है सन 1985 के अंदर 85। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश के अंदर होता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में टिगरिया गांव के अंदर इनका जन्म होता है 1913 ईस्वी में। और इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर से इनकी प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। इन्हें कौन कौन से सम्मान से, कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं? इन्हें मिले हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार, मिर्जा गालिब के ऊपर दिया जाता है दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा गालिब पुरस्कार, और भारत सरकार के जो सर्वोच्च सम्मान है उनमें से एक पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु हो जाती है 1985 के अंदर। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम ही भवानी प्रसाद मिश्र है। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें से प्रमुख हैं। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो आंदोलन चला उसे कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। और उस राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों का साथ रहे उनमें से एक कौन से हैं? उनमें से एक है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की भागीदारी, सक्रिय भागीदारी रही थी। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की गांधीवाद पे बहुत ज्यादा आस्था थी, गांधी जी के प्रति भी उनकी बहुत ज्यादा आस्था थी। तो उन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच एक सेतु यानी पुल का काम किया, एक सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है। जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं इनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है और इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय के समान है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। भवानी प्रसाद मिश्र को किस उपनाम से भी जाना जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को कविता के गांधी उपनाम से भी जाना जाता है। यह एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कविता का गांधी किसे कहा जाता है? कविता का गांधी कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र की एक क्या खूबी थी? वह जिस भी विषय को उठाते थे उसे क्या बना लेते थे? उसे घरेलू बना लेते थे। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। आंगन का पौधा
शाम को दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधी जी पर आस्था रखने के कारण उन्हें अहिंसा और सहनशीलता के रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अब जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उनका गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। उनकी कविता यहाँ पर है घर की याद। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है। विस्थापन यानी दूर, विस्थापन का अर्थ होता है दूर। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है यानी भेदती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अब कवि क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कवि के स्मृति संसार, स्मृति यानी सोचना, पीछे की बातें याद आना। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन यानी उसके परिवार के लोग, कवि के परिवार के लोग एक एक करके उसमें शामिल होते जाते हैं। किसमें? स्मृति के अंदर, उनके सोचने की शक्ति के अंदर उनके परिवार के लोग एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अब कविता का केंद्रीय भाव क्या है? कविता का केंद्रीय भाव है घर की अवधारणा का सार्थक और मार्मिक याद, कि किस प्रकार घर की याद कवि को सताती है। यही इस कविता की केंद्रीय संवेदना है। घर की याद कविता। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। अब जो घर की याद कविता है उसके अंदर कवि को अपने घर की याद सता रही है। कवि को क्या कर रहा है? कवि जेल के अंदर बंद है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर कवि जेल के अंदर बंद है, क्योंकि कवि महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित है और महात्मा गांधी के प्रभाव से कवि देश की सेवा में जुट जाता है, स्वतंत्रता संग्राम में जुट जाता है। और जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है, उस आंदोलन के अंदर कवि भाग लेता है और उस आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि को जेल जाना पड़ता है। और यह जो कविता है, यह कविता कवि ने अपने जेल प्रवास यानी जेल के अंदर रहते हुए लिखी। कवि ने यह कविता अपनी जेल के अंदर रहते हुए लिखी। वो लिख रहे हैं, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है,
कि मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है जो। पानी का गिरना का क्या अर्थ है? यानी वर्षा होना। प्राण मन गिर रहा है, यानी जीवन और मन घर की याद से गिरे वे। प्राण मन, प्राण अर्थात जीवन, मन यानी मन, गिरता यानी प्राण और मन घर की याद में गिर रहे हैं। प्राण मन गिरता रहा है। प्राण और मन किस में गिर रहे हैं? प्राण और मन जीवन की यादों में गिर रहे हैं। उसके जो प्राण और मन है वो जीवन की यादों में गिर रहे हैं। नजर, घर नजर में तिर रहे। नजर यानी दृष्टि, आंखों के सामने तिर रहा है। तिरना यानी तैरना, तिर रहा यानी तैरता रहा है। घर है कि मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है जो। पूर का अर्थ होता है जल समूह है, जलाशय। जहां पर जल एकत्रित होता है इसे कहते हैं पूर, इसे कहते हैं पूर। तो कवि क्या कह रहा है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कवि कह रहा है आज पानी गिर रहा है। कवि जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल के अंदर बंद है तो उसे घर की याद सता रही है, और उस घर की याद में जब वह जेल के अंदर बंद है और बाहर वर्षा हो रही है तो कवि कह रहा है कि आज पानी गिर रहा है, यानी आज बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है। आज बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कवि कह रहे हैं कि आज बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश हो रही है, पूरी रात से बारिश हो रही है, और उसके जो मन है, प्राण है, जब बारिश हो रही है तो उस कवि को घर की याद आ रही है। प्राण मन गिरता रहा है, यानी उसके प्राण, उसके जीवन और मन चारों ओर से गिर रहे हैं। किससे गिर रहे हैं? घर की यादों से गिर रहे हैं। कवि कह रहे हैं रात भर गिरता रहे, और जो बारिश है वो पूरी रात से हो रही है, और प्राण मन गिरता रहे, और उसके जो मन और प्राण है वो चारों तरफ से गिर रहे हैं, घर की यादों से गिर रहे हैं। चारों ओर घर की यादों से, घर के लोगों की यादों से गिर रहे हैं। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि बहुत पानी गिर रहा है। फिर कवि कह रहा है कि बाहर बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, घर नजर में तिर रहा है, और उसका घर है। जिस प्रकार पानी सड़क पर तैर रहा है उसी प्रकार उनका जो घर है वो उनकी नजरों के सामने तैर रहा है। पानी नजर में तिर रहा है, यानी उनका जो घर नजर में तिर रहा है, यानी उनका जो घर है वो उनकी आंखों के सामने तैर रहा है। जिस प्रकार बारिश होती है और पानी सड़कों पर तैरता है, बहता है, उसी प्रकार उनका जो घर है वो उनकी आंखों के सामने, आंखों की दृष्टि के सामने तैर रहा है। घर है कि मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है जो। कवि क्या कह रहे? घर है कि मुझसे दूर है जो। उनका जो घर है उनसे दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि वो जेल के अंदर बंद है। वो कहाँ पर बंद है? वो जेल के अंदर बंद है, और उनका घर है जो उनसे बहुत दूर है। घर खुशी का पूर है जो। अब कवि आगे क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार पानी एक जलाशय के अंदर एकत्रित होता है, उसी प्रकार उनका घर है जो खुशी का एक जलाशय है। जिस प्रकार पानी जलाशय के अंदर चारों तरफ से अगर पानी जलाशय में इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार उनका घर है जो वो खुशी का जलाशय, खुशी का पूर है। उनके घर में चारों तरफ से खुशियां आई हुई है। घर है कि घर में चार भाई, घर है कि घर में चार भाई, मायके से बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर है कि घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। अब कवि क्या कह रहे हैं? मायका यानी मायका, माय यानी माता, का यानी घर, मायका यानी माता का घर। बहनें कहाँ से आई है? बहनें ससुराल से आई है। कहाँ आई है? मायके, यानी अपने माँ के पास, अपने माता के घर। मायके का अर्थ होता है अपनी माता का घर, पीहर।
परिताप, परिताप, हाय रे परिताप के घर। परिताप होता है दुख, कष्ट। परिताप क्या होता है? दुख और कष्ट। सब है कि चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, जुड़े हैं। सब के इतने कब जुड़े हैं? घर में सब जुड़े। जुड़ने का अर्थ होता है इकट्ठा होना, आपस में बंधे रहना। जुड़ने का, इतने कब जुड़े, इतने आपस में कब इकट्ठे हुए हैं, आपस में कब बंधे हैं। बुझा भाई प्यार बहने। बुझा, बुझा का अर्थ होता है बाह। बुझा का क्या अर्थ होता है? बुझा का अर्थ होता है बाह, बाहें, बाहें कहते हैं बुझा को। घर है कि घर में चार भाई, मायके से बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि घर है कि घर में चार भाई। अब कवि कह रहे हैं कि जो उनका घर है उस घर में वो चार भाई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के कितने भाई हैं? भवानी प्रसाद मिश्र और चार भाई हैं। उसके घर में उसके चार भाई, मायके से बहन आई, मायके में बहन आई, और जो उनकी बहनें हैं, और जो उनकी बहनें हैं वो अपने ससुराल से अपने बाप के घर आई है, अपनी माँ के घर आई है, अपनी माँ के पास आई है। घर है कि घर में चार भाई, उनका जो घर है उस घर में वो चार भाई हैं, और मायके में बहन आई, और बहनें हैं वो ससुराल से अपने माँ के पास आई हैं, अपने पीहर आई हैं। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब बहनें क्या हैं? बहनें अपने बाप के घर पे आई हैं, और हाय रे परिताप के घर, और बाप के घर आई हैं, और दुखों के घर में, पिता के घर नहीं कष्टों के घर में आई हैं, हाय रे परिताप के घर। उनके पिता के घर नहीं कष्टों के घर है, उनका घर कष्टों का घर कैसे? क्योंकि एक भाई है जो जेल में बंद है, एक भाई है जो जेल में बंद है, इसलिए घर में कष्ट हो रहा है। घर में दुख है, दर्द है, कष्ट है। दुख दर्द कष्ट क्यों है? क्योंकि चार भाइयों में से एक भाई कहाँ पर है? एक भाई जेल के अंदर है। घर में सब जुड़े। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जो हमारा घर है वह आदर्श घर है, उसमें सब आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से परस्पर सहयोग की भावना से मिलकर रहते हैं, आपस में सहयोग की भावना से जुड़कर रहते हैं। सब के इतने कब जुड़े हैं? और जो सारे हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं। इतने पहले कम ही देखे गए थे कि इतने सब है कि इतने कब जुड़े, इतने पहले कम ही देखे गए थे जितने कि आज वो इस दुख की घड़ी में आपस में जुड़े हैं। उनके दुख है कि उनका एक भाई जेल के अंदर बंद है। चार भाई चार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि हम चार भाई हैं और चार बहनें, यानी हम 8 भाई बहन हैं। 4 भाई हैं और 4 हमारी बहनें। बुझा भाई प्यार बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि वो 4 भाई हैं और उनके 4 बहनें हैं। 8 बहन भाई हैं, 8 भाई बहन हैं। बुझा भाई और उनके भाई हैं जो उनकी बुझा है, ताकत है। दुख दर्द में एक दूसरे के काम आते हैं, दुख दर्द में एक दूसरे के काम आते हैं। कौन? भाई। और उनकी बहनें क्या हैं? उनकी बहनें प्यार से रहती है, प्रेम से रहती है। और उन बहनों पर जब भी विपत्ति आती है तो वो भाई क्या है? हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं। पहले में कवि ने अपने घर के बारे में बताया, फिर कवि ने बताया अपने भाई और बहनों के बारे में कि हम 4 भाई और 4 बहनें। अब कवि यहाँ पर बता रहे हैं खुद की माँ के बारे में। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी।
माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ बिन पढ़ी मेरी, बिन पढ़ी यानी अनपढ़ निरक्षर, दुख में घड़ी मेरी, दुख में घड़ी, दुख में वह घड़ी मेरी, घड़ी यानी निर्मित हुई, यानी कि वह दुखों से ही बनी है। माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की स्नेह धारा, माँ की जिसकी स्नेह धारा, धारा का अर्थ होता है प्रवाह है, धारा का अर्थ होता है प्रवाह है। का यहाँ तक भी पसारा, पसारा यानी प्रसार, फैलाव, विस्तार, पसारा यानी फैलाव, विस्तार। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं और माँ बिन पढ़ी मेरी, जो मेरी माँ है वह बिना पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, निरक्षर है, दुख में वह घड़ी मेरी, और वह मेरे दुखों से घड़ी है, क्योंकि उसका एक बेटा कहाँ पर है? एक बेटा जेल के अंदर है। दुख में घड़ी, दुख में वह घड़ी मेरी, और वह मेरे दुखों से घड़ी हुई है, मेरे दुखों से निर्मित है। क्यों मेरे दुखों से? क्यों? क्योंकि सारे बेटे उसके घर में, बेटे बेटियां उसके घर में है, लेकिन मैं जेल के अंदर हूँ। और जिस माँ का बेटा जेल में रहता है उसे दुख नहीं तो और क्या होगा? माँ की गोद में, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ ऐसी है कि जिसकी गोद में सिर रख लिया, सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कि मेरी माँ ऐसी है कि उसकी गोद में अगर सिर रख लिया तो उस आदमी को किसी भी प्रकार का दुख नहीं, कष्ट नहीं होगा। माँ की गोद में सिर रखते ही उसका, माँ की गोद में सिर रखते ही उसके सब कष्ट क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा यहाँ तक भी है पसारा। अब कवि क्या कह रहे हैं कि माँ प्रेम की नदी का रूप है। माँ जिसकी स्नेह धारा, माँ का स्नेह, माँ का प्यार, माँ का प्रेम, उसकी धारा यानी उसका प्रवाह का यहाँ तक भी पसारा, उसकी धारा यहाँ तक भी फैली है। कहाँ तक? यहाँ कहाँ तक? जेल तक। मेरी माँ है, उसकी जो प्यार की धारा है, उसके प्यार का प्रवाह है, उसके प्रेम का जो प्रवाह है, उसका प्रवाह यहाँ तक भी फैला हुआ है। जो लिखना नहीं आता, जो कि उसका, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं, ऊपर उन्होंने कहा है कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, निरक्षर है, जो कि लिखना नहीं आता। अब यहाँ पर वह कह रहे हैं कि मेरी माँ को लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। कि जब मैं जेल के अंदर कोई पत्र पाता हूं तो मेरी माँ का पत्र नहीं पाता हूं। क्यों नहीं पाता हूं? क्योंकि मेरी माँ को लिखना नहीं आता, इसलिए मेरी माँ पत्र नहीं भेज सकती। जेल में सभी के लेटर आते हैं, कभी किसी का लेटर आता है, कभी किसी का लेटर आता है, लेकिन मेरी माँ का लेटर नहीं आता, मेरी माँ का पत्र नहीं आता। मेरी माँ का पत्र इसलिए नहीं आता कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, निरक्षर है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ पर किसके बारे में बता रहे हैं? अपनी माँ के बारे में। अब नीचे वाले में किसके बारे में बताते हैं? पिता की जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं और अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। अब यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र बता रहे हैं अपने पिताजी के बारे में। ऊपर वाले में तो उन्होंने अपने माँ के बारे में बताया था, यहाँ पर वह बता रहे हैं अपने पिताजी के बारे में। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं और अभी भी खिलाएं। बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, उसके बाद में उसके बुढ़ापा आ जाता है, क्योंकि 60 साल बाद तो गवर्नमेंट भी नहीं रखती। पिताजी जिनको बुढ़ापा, जिनकी क्या है, वृद्धावस्था आ गई, एक क्षण भी नहीं व्यापा यानी प्रभावित किया, प्रभावित करना। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें।
मौत के आगे न हिचके, हिचके यानी संकोच करना, और शेर के आगे न बिचके, बिचके बिचके यानी भयभीत होना। जो मौत से कभी संकोच नहीं करते हैं, और शेर भी अगर आगे आ जाए तो वो भय से डरते नहीं हैं, भय के कारण पीछे नहीं हटते। बोल में बादल गरजता, बोल यानी उनकी बोली, गरजना यानी बोली आवाज, गरजना यानी दहाड़ना। काम में झंझा लरजता, झंझा यानी आंधी तूफान, लरजता यानी लजाता झेंपना डरना। झंझा यानी तूफान, आंधी, लरजता यानी झेंपना ठंडा करना। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कवि अब अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि उनके पिताजी जिनको बुढ़ापे की, उनके पिताजी अब क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। उनके पिताजी बूढ़े हो गए, एक क्षण भी नहीं व्यापा, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे को एक क्षण भी अनुभव नहीं किया कि अब वो बूढ़े हो गए। उनके पिताजी बूढ़े हो गए, लेकिन उन्होंने अभी भी बुढ़ापे को एक क्षण भी इस प्रकार नहीं अनुभव नहीं किया कि वह अब बूढ़े हो गए, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि उनके पिताजी अभी भी दौड़ लगा सकते हैं और अभी भी खिलखिलाकर हंस सकते हैं। हालांकि उनके पिताजी बूढ़े हो गए, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे को अभी तक महसूस नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है कि वे बूढ़े हो गए हैं। इसलिए वह अभी भी दौड़ लगा सकते हैं और खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत के आगे न बिचके, शेर के आगे, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। कवि अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार उनके पिताजी निडर रहे हैं। वह कहते हैं कि मौत के आगे न हिचके, कि अगर मौत भी उनके सामने खड़ी हो जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं, नहीं डरते हैं, नहीं संकोच करते हैं। शेर के आगे न बिचके, और अगर शेर भी उनके सामने आ जाए तो वह अपना डर से एक पांव भी पीछे नहीं करते हैं। यानी मौत आ जाए तो भी वह हिचकते नहीं है, संकोच नहीं करते हैं, और शेर भी सामने आ जाए तो वह डर के मारे एक पांव भी पीछे नहीं करते हैं। बोल में बादल गरजता, और जब वह बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बादल गरज रहा है। उनकी बोली इतनी कड़क है, उनकी बोली इतनी कड़क है कि जब भी वह बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बादल गरज रहा है। काम में झंझा लरजता, और वह जब काम करने लग जाते हैं, और वह जब काम करने लग जाते हैं तो ऐसे लगता है कि वह इतने कर्मठ हैं और किसी भी प्रकार से उस काम से पीछे नहीं हटते। और काम में झंझा लरजता, और उनके काम को देखकर आंधी तूफान भी क्या लज्जित हो जाते हैं। बोल में बादल गरजता, और जब वह बोलते हैं, अर्थात कवि कह रहे हैं कि जब उसके पिताजी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल गरज रहा है, और काम में झंझा लरजता, और जब वह काम करने लग जाते हैं तो आंधी तूफान भी उनके काम के आगे लजाते हैं। इस प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर की याद, यानी घर के बारे में जब वह याद करते हैं, 1942 में जेल की जब उन्होंने यात्राएं की तो उन्हें पहले घर की याद आती है, फिर भाई बहनों की याद आती है, फिर उन्हें अपनी माँ की याद आती है, और फिर उन्हें अपने पिताजी की याद आती है। इस प्रकार उन्हें घर की याद रहकर घर वालों की याद आ रही है। इसे एक बार आप फिर पढ़ना, और आगे की क्लास में कल की क्लास में अपन आगे का पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। आपको पढ़ना जरूर है, इसका कवि परिचय भी आपको पढ़ना है। इस कवि परिचय में से 3-4 प्रश्न निकल कर आते हैं। कौन कौन से प्रश्न आते हैं कि कविता का गांधी किसे कहा गया है? भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा गया है। भवानी प्रसाद मिश्र को किस उपनाम से जानते हैं? कविता के गांधी उपनाम से जानते हैं। इस प्रकार कई सवाल जो इनके कवि परिचय से निकल कर आते हैं। आपको कवि परिचय अच्छे से पढ़ना है, और जो इनकी कविता है वो भी पढ़नी है। इनकी कविता के ऊपर गांधीवाद का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। ओके, थैंक यू।